करें। क्वेश्चन था क्या सर? क्वेश्चन था, अच्छा, एक फोर्स है जो कि 4x³ i कैप प्लस 3y स्क्वायर j कैप प्लस 2z k कैप था, और इसकी वजह से एक पार्टिकल डिस्प्लेस हो रही थी एक पॉइंट से कहां तक, डिस्प्लेसेस फ्रॉम पॉइंट ए, नहीं कितना था, 0, 1, 2 मीटर से बी एक पॉइंट था जिसका डिस्प्लेसमेंट था वो कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 तक था, और इसमें किया गया वर्क आपको निकालना था, कुछ नहीं करना था। इसमें सवाल में ये था कि फोर्स जो एक्ट हो रहा है जिस वजह से तीनों डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई है, नहीं एक्स में भी हुआ है, वाई में भी हुआ, जेड में भी हुआ, देखने से तो यही लग रहा है। इसका मतलब वर्क डन बाय दिस फोर्स निकालना हो तो आपको क्या करना होगा, एफ नहीं dx करेंगे x1 से x2 तक, फिर उसके बाद एफ डॉट dy करेंगे, नहीं y1 से y2 तक, और एफ डॉट dz करेंगे z1 से z2 तक करेंगे। एफ, हाँ ये एफ वाई में और ये एफ, सॉरी ये एफ एक्स में, ये वाई में और ये जेड में होगा। दिख ही रहा है यहाँ पे कौन फोर्स किस में, ये फोर्स एक्स में, ये वाई में और ये जेड में एक्ट हुआ है। क्लियर है? तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो सीधी सी बात है कि एफ और डी एक्स, यहाँ का लिमिट क्या पुट कराएगा सर, 0, 1, यहाँ का फोर्स क्या होगा, 4x³ हो जाएगा। x डायरेक्शन में जो फोर्स हो रहा है 4x³, नहीं dx और डिस्प्लेसमेंट हुआ है 0 से 1 तक, तो 0 से 1 तक दिख रहा है सब। उसके बाद अगर हम बात करें कि fy के लिए रिस्पांसिबल कौन, 3y² का फोर्स, तो 3y² dy कहां से कहां तक सर, 1 से 2 तक, 1 से 2 तक। लास्ट y में 2z रिस्पांसिबल है, तो 2z dz कहां से कहां तक सर, 2 से 3 तक, 2 से 3 तक। आगे कुछ करना ही नहीं हमको क्या। अब इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे dx के रिस्पेक्ट में तो 4 तो एज इट इज रहेगा सर, और ये हो जाएगा आपका x³ का होता है x4/4, लिमिट पुट करेगा 0 से 1 तक। उसके बाद अगर आप इसको इंटीग्रेट करिएगा तो y² का हो जाएगा y³/3, और लिमिट पुट कराएगा 1 से 2 तक। इसको पुट कर सॉल्व करिएगा तो 2z का 2z²/2, और लिमिट पुट कराएगा 2 से 3 हो गया। 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अपर लिमिट पुट कराइएगा तो 1 पे पावर 4 माइनस 0 पे पावर 4 सॉल्व, प्लस 2 पे पावर 3 माइनस 0 पे, सॉरी हाँ 1 पे पावर 3 ऐसे रहेगा, प्लस 3 पे पावर 2 माइनस 2 पे पावर 2 ऐसे रहेगा। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये वैल्यू आएगा 1 प्लस 8 माइनस 1 7, और प्लस 3 3 जा 9 4, कितना 5, 7 5 12 1 13 जूल टोटल वर्क आएगा। क्लियर है? थोड़ा सा भी डाउट नहीं? जिसको नोट्स करना नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। समझ गए ना? नोट्स बाद में कर लीजिएगा, क्या नोट्स कर लीजिएगा बाद में, आगे बढ़े। चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे वर्क डन ग्राफ की मदद से निकाली जाती है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स बाय यूजिंग ग्राफ। नहीं तो लगाएंगे हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय यूजिंग ग्राफ। ग्राफ की मदद से कैसे हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। और ये वाला वर्क डन आप ना कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव दोनों के लिए, सॉरी कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट के लिए कहा है ग्राफ का यूज करें, हम लोग वेरिएबल के लिए ज्यादातर इसका यूज किया जाता है। नहीं ठीक है? अब समझो, मान लेते हैं कि हमारे पास एक फोर्स किसका फंक्शन होगा,
हाँ, हमने लेट कर लिया कि फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज होने से फोर्स भी चेंज हो रहा होगा। तो किसके बीच ग्राफ बनेगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। तो हमने एक ग्राफ बनाया, फोर्स बोर्ड पे देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस फोर्स। फोर्स न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट एसआई में, मीटर में लेंगे। और अगर वेरिएबल है तो ग्राफ कर्व जैसा होगा, कुछ कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट टाइप का, अदरवाइज मान लीजिए वेरिएबल है तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा जैसा भी। क्लियर है? अब हमें क्या करना है? हमें टोटल वर्क डन निकालना है। क्लियर है? तो आपको पता है कि वर्क डन है, जो हम लोग जनरली इन जनरल की बात करते हैं, जब भी वर्क डन में वेरिएबल फोर्स होता था तो वो होता था W इक्वल टू है F, अगर बात करें dx या मान लीजिए dr, r1 पोजीशन से r2 पोजीशन तक वर्क डन में वेरिएबल फोर्स होता था। हाँ या ना? होता था। मान लीजिए या x में बात कर रहे थे, x की बात कर लेते हैं, x2। तो मान लीजिए हमें क्या करना है, ये एक रैंडम पोजीशन हमने सेलेक्ट कर लिया x1, यहाँ पे x1, और हमें मान लीजिए यहां तक है ये पोजीशन x2, और हमको ये करना है इसका x1 से x2 करने के लिए मीनू समझ लीजिए। चल, अब हमें इस पार्टिकल को x1 पोजीशन से x2 पोजीशन ले जाने में वर्क डन करना है। ठीक है? तो भाई हमें नहीं पता कि x2 से x1 से x2 ले जाने में वर्क डन कितना कर पाएंगे। हम लोग ये मान लेते हैं कि dx डिस्प्लेसमेंट करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है? तो हम लोग एक एलिमेंट्री सेक्शन ले लेते हैं, और इस एलिमेंट्री सेक्शन के लिए क्या हो जाएगा बाबू, ये मान लीजिए dx डिस्प्लेसमेंट बना है, तो इसके लिए तो फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा ना। तो क्या हम लोग फिर वही वाला तरीका यूज कर सकते हैं, फोर्स वाला? नहीं, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग, वर्क डन जो होगा वो टू डिस्प्लेस, सेम वही डिस्प्लेस dx, कितना dw, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू f डॉट dx चलेगा। बोलो। और आपको टोटल वर्क डन करना है, यहां से वहां तक करेंगे। इसका मतलब अगर आप फिर से चाहेंगे तो एक छोटा सा सेक्शन ले लेते हैं, नहीं फिर से वही आएगा। बोलो, फिर से डिस्प्लेसमेंट इतना। अब आप ध्यान से देखो, ये काम हम लोग ऐसे पहले कर चुके हैं। अब बार बार आप छोटा छोटा सेक्शन ले रहे हैं ना, जब ये पूरा सेक्शन लिया हुआ कंप्लीट हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा, नहीं पूरा का पूरा ये एरिया कवर अप नहीं हो जाएगा क्या? ये पूरा एरिया कवर्ड नहीं हो जाएगा छोटे छोटे सेक्शन में टूट के। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि काहे उतना टेंशन लोगे, इसका एरिया निकाल दो ना, काहे ऑलमोल करोगे। मैं कहने का मतलब ये हुआ कि ये चीजें हमें एरिया का इंफॉर्मेशन भी तो देता है। नहीं, अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना है तो ये छोटे छोटे एलिमेंट्री लेंथ को प्लस करना है, इसका प्लस करिएगा तो f dx ओवरऑल आपको इन शॉर्ट करना है इंटीग्रेशन ही ना। f डॉट dx का आपको ओवर के x1 टू x2 तक इंटीग्रेशन ही करना है ना। और ये इंटीग्रेशन कहीं न कहीं जाके आपको पूरे एरिया का सेंस दे रही है, इतना इतना, तो हर जगह आप करिएगा तो क्या होगा, पूरा एरिया कवर अप होगा कि नहीं होगा, इस कर्व का होगा कि नहीं होगा। बोलो, इन शॉर्ट आप कह सकते हैं, सीधी सी बात है कि आपको जब भी वेरिएबल या ग्राफ की मदद से वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा उस ग्राफ का, उस कर्व का जो भी पोजीशन इंटरवल है उसका एरिया निकाल लीजिए, काम खत्म। यानी कि वर्क डन जो इन शॉर्ट होगा वो क्या हो जाएगा, एरिया अंडर नहीं, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व के बीच का आपको एरिया निकाल लीजिए, पूरा का पूरा आपको वर्क डन आ जाएगा। पहले नोट करिए, फिर सवाल से इसे समझेंगे। तो सीधी सी बात है कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच आपको कर्व दे रखा हो, ग्राफ दे रखा हो, जो भी दे रखा हो, ग्राफ रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, आपको जो भी गिवन पोजीशन है उसके इनक्लोज्ड वो कितना एरिया करता है निकाल लो, आपको सीधा सा क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। जैसे ये ग्राफ है, इस ग्राफ में हमें टोटल वर्क डन पूछा है। टोटल वर्क डन कैसे पूछ भी सकता था, आपको पोजीशन स्पेसिफाई है कि x बराबर 0 से x बराबर 40 तक, इसका मतलब यहां तक पार्टिकल गया है तो पूरा ही पूरा वर्क डन हुआ होगा ना। हमें टोटल वर्क डन पूछा गया, इसका कोई बात नहीं। इसके वर्क डन को निकालने के लिए ध्यान से देखिए कि वर्क डन जो होगा बाय दिस फोर्स
यहाँ पे दे रखा है इस पूरे कर्व का एरिया नहीं, एरिया ऑफ एफ एक्स ग्राफ। अब बताइए एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ, तो क्या ये पोजीशन 0 से 40 पूरा एरिया निक्लोज कर रहा है? हाँ। इसका एरिया आपको ट्रेपेजियम दिख रहा है, या तो ट्रेपेजियम करो या तो ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल कुछ भी पार्ट में कर लो, आपको एरिया बस निकालने आना चाहिए। इस फिगर का एरिया वैसे ट्रेपेजियम का एरिया तुम लोगों को अगर याद हो, और बढ़िया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड कितना है 40 और प्लस ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा सर 30 10 मतलब 20 सम ऑफ पैरेलल साइड एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम कितना, ये डिस्टेंस जरा देखो तो 10 आ रहा है, आ गया काम खत्म। ये हो गया तुम्हारा कुल मिला के 300 जूल वर्क डन। समझ पाए? क्लियर है? गुड। एक सवाल बनाए दिखाइए। कौन सेंटीमीटर में है? x सेंटीमीटर में है। अब ठीक है, अब ठीक है, मिस्टेक कोई बात नहीं। हाँ ये सब बात ध्यान रखेंगे, मीटर सेंटीमीटर वाला हो सकता है कभी मिस्प्रिंट से हो जाए, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। अब एक क्वेश्चन और आप लोग करिए, जैसे आपको फिर से फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर दे रखा है, x इन मीटर और फोर्स इन न्यूटन में दे रखा है, ठीक है। कर्व है, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे चला गया, ठीक है। इस वाले पोजीशन का वैल्यू 5, ये मान लीजिए 10 और ये 50, ठीक। और वैल्यू जो गिवन है वो अगर हम बात करें ये 10 और ये मान लीजिए 5 ऐसे, क्लियर है? आई बात समझ में? मतलब यहां से यहां तक टाइम में या पोजीशन में कोई डिस्प्ले नहीं, सॉरी वर्क फोर्स लगना ही यहां पे स्टार्ट हुआ है, दिख रहा है आपको? तो आपको वर्क डन फाइंड करना है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट आपको वर्क डन फाइंड करना है। कितना आ गया वर्क डन का आंसर? कितना आ गया वर्क डन? 75 की 150 75, जो भी इसका एरिया निकालना है आपको, निकल गया। देखो एरिया यहाँ पे ट्रेपेजियम ही है, आप चाहो तो ट्रेपेजियम भी लगा सकते हो, अदरवाइज रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल भी लगा सकते हो। क्या क्या लगाना पसंद करोगे? ट्रेपेजियम लगा लो तो बढ़िया रहेगा। एरिया अंडर इतना, एरिया इसका हाफ पर सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड यहाँ पे 15 और 5 कितना होगा सर 10, ये 10 होगा ना, और ये वाला वैल्यू 5 है सर, इनटू हाइट बिटवीन देम कितना है 10। तो सॉल्व करिएगा, ये हो गया आपका 55 जा 75। आसान है नहीं? ये हो गए आपकी ग्राफ की मदद से अगर आप वर्क डन कैलकुलेट करना चाहें तो। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर नहीं तो बहुत सुंदर, आगे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। चलो अब शुरू करते हैं हम लोग। देखो साफ करें इसे, अब कर देते हैं। अब कर देते हैं, नहीं चलो। देखो हमारे पास ना यहाँ पे क्योंकि वर्क एनर्जी से रिलेटेड वाला टॉपिक है, तो कुछ ऐसे वर्क हमारे यहाँ होते हैं जिनको आप किसी भी पाथ से ले जाओ, वर्क उतना ही करना पड़ेगा। नहीं समझे बात को? इसको ऐसे डेली लाइफ से समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ से आपको भट्ठा जाना है, रिक्शा वाले को पूछिएगा भैया कितना रुपया लीजिएगा भट्ठा का? 20 रुपया। कितना? 40। चलो 40, 100, हाँ 100 मान लो, 40 मान लो, 50, चलो 50 मान लो, 50 ठीक है। 50 रुपया यहाँ से भट्ठा का भाड़ा है। मान लीजिए जो मेन रोड जिससे वो उसको जाना था उस पर लगा है जाम, तो एकदम से उसको गली कुछ घूमते घूमते जाना पड़ा। रुपया कितना दोगे? 50 ही देंगे ना। बिल्कुल 5 इंडिपेंडेंट रुपया हुआ। मतलब यहाँ पे रिक्शा वाले ने जो वर्क ज्यादा किया होगा, बिल्कुल हुआ होगा, लेकिन पैसा तो उतना ही मिला ना। आप इसे इस सेंस में समझिए कि जब भी पैसा इंडिपेंडेंट होगा पाथ से, किधरों से घुमा के क्यों न ले जाए, तो पाथ इंडिपेंडेंट पैसा हो गया ना। मतलब पैसे आपका जो रिक्शा का भाड़ा है वो पाथ पे डिपेंड किया क्या? नहीं किया। मतलब सीधा जहां इनिशियल और फाइनल पोजीशन है उसी के बीच
पे डिपेंड करता है। सेम उसी तरह से कुछ फोर्सेस हमारे एक्ट करते हैं नेचर में कि वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, मतलब जब वो फोर्स वर्क करेगा तो वो वर्क जो होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा। इसको ऐसे समझ लिए, जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट को नहीं ए से बी तक ले जाना है, तो रास्ते ये भी हो सकते हैं, नहीं रास्ते कर्व भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, रास्ता ऐसा भी हो सकता है, कोई भी ढेर सारे रास्ते हो सकते हैं। नहीं, अब है क्या कि अगर वर्क ये कंजर्वेटिव फोर्स है, फोर्स कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि अगर वो फोर्स जो वर्क करेगा वो वर्क डन बाय दैट फोर्स अगर पाथ इंडिपेंडेंट होगा उसको कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक फोर्स है, जिस फोर्स को लगा कि इस मास को यहां से यहां तक ले जाना है, अगर मान लो वर्क डन पहला वाला पाथ में जितना आया, दूसरा वाला पाथ में जितना आया और तीसरे वाले पाथ में वर्क डन जितना आया, कैसे आएगा अभी दिखाएंगे तुम्हें, ठीक है एग्जांपल से। अगर ये बराबर हो जाए, सेम हो जाए, इसका मतलब इस फोर्स का नाम कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ये वर्क डन बाय दिस फोर्स है, पहले रास्ते में कुछ वर्क डन किया गया होगा, दूसरे रास्ते में कुछ वर्क डन किया गया होगा, तीसरे रास्ते में कुछ वर्क डन किया गया होगा। अगर ये फोर्स ये डिफरेंट वर्क डन जो किया, सबका मैग्नीट्यूड अगर सेम हो, सबका वैल्यू अगर सेम होगा, नहीं तो इस फोर्स का नाम कंजर्वेटिव होगा। जैसे कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी दिखाएंगे तुम्हें कि कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग पाथ से जाने के बावजूद भी उसका वर्क डन सेम आता है। थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर हुआ कंजर्वेटिव का? मतलब इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कंजर्वेटिव फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, बस डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। क्लियर है? ये इसे नोट करें। हाँ बोलो। फोर्स इंडिपेंडेंट नहीं, फोर्स नहीं इंडिपेंडेंट है। हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट पे ओनली डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो हमको शोकेस डिस्टेंस लेना है, तो हम किधर से क्या है उसके भी। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के साथ ऐसा नहीं होता है, वो भी दिखाएंगे एग्जांपल आपको। देखते हैं एग्जांपल से समझेंगे। लगाएंगे हेडिंग कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब हो गया कि वर्क डन बाय दिस फोर्स इंडिपेंडेंट, नहीं पाथ इंडिपेंडेंट, नहीं तो पाथ इंडिपेंडेंट, नहीं वर्क डन बाय दिस फोर्स। इस फोर्स जो वर्क डन करेगा वो पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब only depends on the final and initial position। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करती है। हाँ यार, इसका मतलब ये हुआ, पहले समझ लो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स पूरे राउंड ट्रिप में वर्क करेगा तो वर्क कितना होना चाहिए? कारण क्या है? डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल, यानी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नहीं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप जरूरी नहीं कि सर्कुलर हो, पकड़ो राउंड ट्रिप सर्कुलर होता है हमेशा। राउंड ट्रिप का मतलब हो गया कि जैसे यहां से चले ए और नहीं ए पे पहुंच गए, ए से चले और ए पे पहुंच गए, तो राउंड ट्रिप कितना होना चाहिए? 0। हाँ, राउंड ट्रिप मतलब क्लोज हुआ, राउंड ट्रिप हो या पाथ हमारा कैसा हो? नहीं क्लोज होगा, कितना तो पता ही होगा वो राउंड का मतलब 0 होगा। इसका रीजन क्या है? नहीं रीजन 2 तरह से आप समझ सकते हैं। पहली बात तो सीधी सी बात है कि राउंड ट्रिप का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0। क्लोज पाथ का डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। अगर आप ये बात समझ गए तो बहुत सुंदर, या नहीं समझे तो मान लीजिए फोर्स अगर वेरिएबल होगा, सुन लो पहले, फोर्स अगर वेरिएबल होगा तो वर्क डन आप क्या करिएगा? F डॉट dx करिएगा बाबू, है तो इस केस में आप R1 से R2 तक इसको इंटीग्रेट करिएगा। तो बताइए ये R क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ है, R2 क्या पोजीशन वेक्टर ऑफ है, दोनों का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? हाँ जी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इस केस में ये टर्म कितना आएगा? 0। रीजन क्या है? R1 और R2 क्या हो जाएगा? सेम।
इस वजह से आप कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही 0 आ रहा है। नहीं, रीजन समझ में आया? छापिए, सवाल करते हैं। अब सुनिए, देखो नेचर में ढेर सारे कंजर्वेटिव फोर्स होंगे, उनमें से कुछ हमें पढ़ने हैं, आपको ध्यान रखना है। पहला कंजर्वेटिव फोर्स में हमें पहला पढ़ना है ग्रेविटेशनल फोर्स। देखेंगे कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव नेचर शो करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक हो गया, नहीं, एक हो गया आपका स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिला है पिछले वाले चैप्टर में। डिटेल्स में हम लोग स्प्रिंग फोर्स का एक बड़ा सा टॉपिक ही करेंगे अलग से फिर से। इसमें स्प्रिंग फोर्स के बारे में उनमें से एनालिसिस ज्यादा नहीं की गई है, अभी इसमें होगा, ठीक है। और तीसरा हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये क्लास 12 में पढ़ेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स ही है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी डिस्प्लेसमेंट दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच नहीं डिस्प्लेसमेंट तो लेते हैं कि Q1 Q2 का R स्क्वायर। यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट की ही बात की जाती है। ये तीन फोर्सेस हैं जो कंजर्वेटिव है, आपको दो 11th में पढ़ना है और एक 12th में पढ़ना है। क्लियर? आइए पहले एक सवाल से समझें कि कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स अलग से करेंगे हम लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग ग्रेविटेशन में तो पढ़ेंगे ही, कैसे बस यहाँ पे देखेंगे ये कंजर्वेटिव फोर्स है। फिर बाद में आपको हम तरीका भी सिखाएंगे कि कैसे पहचाने कि कंजर्वेटिव कौन और नॉन कंजर्वेटिव है। तो आप किसी भी फोर्स को पहचान सकते हैं कि वो कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। अभी तो फिलहाल कुछ सिलेक्टेड फोर्स हम आपको बता रहे हैं। सवाल ये है कि मान लीजिए एक ब्लॉक है m मास का, समझिए, ठीक है, और इस ब्लॉक को अलग अलग रास्ते से ले जाते हैं, इस ब्लॉक को अलग अलग रास्ते से ले जाते हैं, ठीक है। रास्ता आपका कुछ ऐसा है, ABCD, मान लीजिए इसका लेंथ है L और ब्रेथ है मान लीजिए H, ऐसा कुछ, ठीक है। सुन लो जरा, अब हमसे पूछा ये गया है कि फाइंड दी, सवाल समझिएगा, फाइंड दी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं इन पाथ, पहला इन पाथ ABC। अगर इस m मास को AB होते हुए C तक ले जाना हो तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। दूसरा, अगर इसी ऑब्जेक्ट को ADC ले जाना हो तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तीसरा, अगर हम इसे A से C ले जाना चाहते हैं तो कितना वर्क ये करेगा, ठीक है। आई बात समझ में? चलो पता करते हैं। हमने तो अभी ये सीखा है कि भाई पाथ इंडिपेंडेंट होता है तो किधरों ले जाऊं, सबका देखो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम है, तो हमें ये आइडिया तो है कि अगर वर्क तो सेम होना चाहिए। आइए पहले सॉल्व करेंगे और फिर चेक करेंगे, ठीक है। जो लोग चाहे खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज जो लोग नए हैं पहली बार कर रहे हैं वो देखिए, क्योंकि उनके लिए ज्यादा सब जरूरी है। अब वो जो कर ही गए तो वो जब कर ही लिया तो रहने दीजिए, बोर्ड पे देखिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आपको तो वर्क डन का जो फॉर्मूला पता है Fs cos थीटा, उसी का प्रयोग करेंगे ना। तो हम लोग अगर पाथ ABC को सेलेक्ट करें, ध्यान दो, अगर हमारा पाथ ABC हो तो ध्यान से देखो, ये m मास का ऑब्जेक्ट पहले कहां से कहां गया होगा, A से B तक। बिल्कुल, पहले A से B गया होगा, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है h। अब बताइए यहां जाने के लिए कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स कितना ऐड कर रहा है नीचे, फोर्स तो नीचे लग रहा है, फिर भी डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है, ले कौन जा रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ। हमको एक्सटर्नल फोर्स के बारे में थोड़ी पूछा गया है, ग्रेविटी के बारे में पूछा गया है। तो ये m मास का ऑब्जेक्ट है, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट है कि नहीं है, तो वर्क डन तो ऐसे भी नेगेटिव होगा। तो जब आप वर्क ABC करना चाहते हैं, इसके लिए आपको दो हिस्सों में जाना पड़ेगा। पहले A से B तक कितना वर्क किए और आपको फिर जोड़ देना है कि B से C तक जाने में कितना वर्क हुआ है, यस और नो। अब बताइए A से B तक वर्क कितना होगा, Fs cos 0 नहीं, Fs cos थीटा मतलब 0 डिग्री की 180 होगा बाबू, समझ गए। सीधा F का वैल्यू क्या होगा, mg, डिस्प्लेसमेंट कितना h, सीधा लिख दें माइनस mg फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट h। आप बताइए B से C,
बी से सी के वर्क के बारे में अगर हम बात करें, ध्यान दो तो बाबू, बीसी के अंदर फोर्स किधर लग रहा है, नीचे। बीसी में फोर्स लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर। तो बताइए दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। तो बीसी कितना होगा, 0। तो मतलब बीसी वाला वर्क कितना हुआ, 0। तो वर्क डन ए बी सी टोटल कितना हो गया, माइनस mgh। कोई डाउट, बोलो। 0 का रीजन पता है कि एंगल कितना है, 90। क्लियर। चलो पार्ट 2 की बात अगर हम कर लें, सेकंड में अगर पाथ हमारा ADC है, चलिए कोई बात नहीं, तो पहले A से D ले जाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग वर्क ABC अगर करेंगे तो वो 2 हिस्सों में होगा, एक A से D तक वर्क प्लस एक D से C तक वर्क, D से C तक का वर्क। A से D तक का वर्क जरा ध्यान दो तो A किधर है, यहां से जा रहा है। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, और mg तो नीचे एक्ट कर रहा है ना बाबू। बताइए इसके बीच एंगल कितना है, 90। तो ये वाला वर्क तो 0 होगा। रीजन क्या है, 90। रीजन है कि थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है। अब बताइए सी से डी से सी की बात करें तो ये ब्लॉक यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचने के बाद वर्क हो रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ है, ऊपर कितना, h डायरेक्शन। तो बताइए फिर भी अपोजिट है ना दोनों, फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट अपोजिट 180, मतलब माइनस mg और डिस्प्लेसमेंट कितना, h। ओवरऑल अगर हम बात करें तो वर्क डन ADC कितना आ गया है, माइनस mgh। अभी तक तो दोनों बराबर आया है, बोलो। अब एक बच गया हमारा कहां से, A से C तक का डिस्प्लेसमेंट। तो यहां देख लें A से C तक का वाला डिस्प्लेसमेंट। बताइए A से C तक जो फोर्स लगा है इसको समझिए। फोर्स किधर लग रहा है, इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है नीचे, ध्यान दो कितना, mg। और डिस्प्लेसमेंट A से C करवाना है, तो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक करवाना है, A से C तक। बोलिए अब, बोलिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, बाद में डिस्प्लेसमेंट अगर निकालने का मन होगा तो पाइथागोरस लगा के निकाल लेंगे ना बाबू। तो जो भी अभी डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए s है, हमें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल पता करना है, कितना होगा बाबू, ये बताओ तो। अगर ये बताइए जरा, अगर ये एंगल 90 होगा कि नहीं होगा, तो हॉरिजॉन्टल से 90 होगा, और ये मान लो थीटा है, ओवरऑल टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। तो अगर आप वर्क डन A से C निकालिएगा तो F S cos कितना, 90 प्लस थीटा। कोई दिक्कत, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल है ना 90 प्लस थीटा। मीनू देखो यहाँ पे, बताइए F का वैल्यू कितना, mg, S का वैल्यू S ही रहने दो, अभी बाद में पुट करेंगे, पुट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। cos 90 प्लस थीटा याद है किसी को, कितना, माइनस साइन थीटा। ये हो जाता है आपका माइनस नहीं साइन थीटा। कोई दिक्कत। आप एक बात बताइए, यहाँ पे या तो S का वैल्यू पुट करिए, थीटा का वैल्यू पता है क्या, बिल्कुल पता है, ये वाला एंगल जरा ध्यान से देखो, ये है थीटा, ध्यान दो बाबू। ये वैल्यू कितना है सर, ये वैल्यू है L और ये वैल्यू है कितना, H। तो क्या होता है, P by H होता है, P by साइन थीटा बराबर P by H होता है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, माइनस mg/s। अब बताओ परपेंडिकुलर कितना है, h, और इसका हाइपोटेन्यूज कितना है, s। s से s कट्टो कुल मिला के माइनस mg/h आ गया। क्या सही है, कंजर्वेटिव था, आया। मतलब इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि वर्क डन जो आया ABC वाला पाथ, वर्क डन ADC वाला पाथ और वर्क डन AC वाला पाथ सेम है। आई बात समझ में, कंजर्वेटिव कैसे हुआ, छापी। देखिए जब भी ग्रेविटेशन की बात आएगी या ग्रेविटी की बात आएगी तो इतना तामझाम आपको नहीं करना है, ठीक है। बुद्धि विवेक का प्रयोग करिए। ग्रेविटी एक्ट होती है बॉडी पे डाउनवर्ड, और ये वर्टिकल डिस्टेंस पे ओनली डिपेंड करती है। आप ना जैसे आपको बोलेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है, समझना, एक ऑब्जेक्ट है, इसे ये सर्कुलर ट्रैक है, नहीं ऐसे ले गए, फिर इसके बाद पता नहीं इसका मन क्या किया, एक अगला सर्कुलर ट्रैक है, ऐसे ले गए, नहीं फिर मान लीजिए घुमा फिरा के और ऑल टाइप का कुछ को बोल देगा, ये सर्कुलर ट्रैक है, ऐसे नहीं बनाना नहीं, ये समझा रहे हैं, मैटर समझा रहे हैं, ठीक है। ये ऑल वर्ड टाइप का, हर सर्कल का अलग अलग रेडियस। तो आपको इस सब चक्कर में मत फंसना है, आपको बस बुद्धि विवेक का प्रयोग करना है और देखना है कि इसका वर्टिकल हाइट कितना है।
समझ पाए बात को? बस जितना ये वर्टिकली गया है उसका सीधा एमजीएच कर देना है, टोटल वर्क डन आ जाएगा। आई बात समझ में? वर्क डन में देखो मतलब वर्टिकल हाइट इनिशियल और फाइनल ये वाला नहीं, ये किसी न किसी तरह से आपको दिए रखा होगा, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है कि वर्क डन बाय नहीं ग्रेविटी रहे या ग्रेविटेशनल फोर्स रहे, जान दो ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही बात है ना बाबू। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज बी प्लस माइनस एमजीएच। अब ये प्लस माइनस एमजीएच का मामला क्या है समझो। जैसे आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट को है ना यहां पे ड्रॉप कर दीजिए, ड्रॉप किए मान लीजिए 10 मीटर गया, नीचे फोर्स लगाया तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव का तो ज्ञान आपको पता ही है ना कि अगर डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होगा फोर्स के तो नेगेटिव, और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम होगा फोर्स के तो पॉजिटिव लेना है। मैटर समझे? ये हमेशा होता है ऑलवेज, इसलिए ग्रेविटेशनल या ग्रेविटी के द्वारा किया गया वर्क डन आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है। क्लियर है? समझ पाए बात को? बहुत सुंदर। अगर समझ गए तो अगला सवाल करते हैं, उसको नोट कर लीजिएगा बिना ड्राइंग का, सिर्फ ये चीज नोट कर लीजिएगा। और अगला सवाल क्या है ये समझिए। अगला सवाल है, एक ऑब्जेक्ट है जिसे डिस्प्लेस किया गया है 2-3 पोजीशन से 4-6 पोजीशन में। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसे 2-3 पोजीशन से 4-6 पोजीशन तक ले जाया गया है। क्लियर है? और इस ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? इस पे एक फोर्स लगा होगा, और ये फोर्स बेचारा है कितना 3x² आई कैप प्लस 2y। ठीक है, इतना न्यूटन। आपको ज्यादा टेंशन कहां लेना है, आपको तो बस डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब देखो इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो इंटीग्रेशन वाला तरीका समझ लो आप, एक तो इंटीग्रेशन वाला तरीका, या तो इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लीजिए। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस फार्मूला से आ जाएगा, नहीं x2 - x1 y2 - y1 वाला तरीका नहीं, तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन वाला जो तरीका है वो भी चलता है। आप ये बताइए, इफ दी गिवन दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव, तो सीधी सी बात है पाथ इंडिपेंडेंट ही होगा। अगर आपको नेट वर्क डन निकालना है तो क्या करिएगा, f dx करिएगा कि नहीं करिएगा? बोलिए, f dr कर लीजिएगा तो r1 से r2 तक, और जब आप इसे सॉल्व करिएगा तो x1 से x2 तक और fx dx प्लस वही सवाल हो गया ये y2 से y1 से y2 तक fy dy करिएगा, fy dy करिएगा, और fz dz z1 से z2 तक। ये वाला टर्म तो ऐसे भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि z वाला कोई काम हुआ ही नहीं, z बिना फोर्स लगा है और ना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है। दोनों में से कोई भी एक अपसेट तो उस डायरेक्शन वाला वर्क डन अपसेट। अब बताओ ये वाला कितना आ गया आपका, जब आप इसको सॉल्व करिएगा सर तो ये वाला आ जाएगा आपका f कितना है इस डायरेक्शन में 3x² नहीं, और x1 कितना है इसका, x1 कितना है सर 2 से कहां तक गया है, 2 से 4 तक गया है, 2 से 4 तक गया है dx के टर्म में इंटीग्रेट। उसके बाद अगला y 2y dy, और गया कहां से कहां तक है 3 से 6 तक, 3 से 6 तक हो गया। आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन होने वाला है x³ 3 लिमिट 2 से 4 तक, प्लस इसका इंटीग्रेशन होने वाला है y² 2 नहीं लिमिट 3 से 6 तक। 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो 4 पे पावर 3 माइनस 2 पे पावर 3 प्लस 6 पे पावर 2 माइनस 3 पे पावर 2 सॉल्व करिएगा तो आएगा 6 64 माइनस 8 प्लस 36 माइनस 9। तो सॉल्व करिएगा तो कितना होगा, 4 में से 8 गया 56 और प्लस 27 7 से 13 कुल मिला के 83 जूल आएगा। हाँ कैसे बोले थे शॉर्टकट, तुमने तो सुनने में आया कि सीधा सीधा कर लेंगे, तो सीधा सीधा क्या करिएगा, कैसे करिएगा बिना डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट निकाल के सीधा भी कर सकते हैं आप, सॉल्व करिए। तो कंजर्वेटिव की बात हो गई। अगला
टॉपिक होगा हमारा नॉन कंजर्वेटिव। तो हम लोग कल ही करते हैं नॉन कंजर्वेटिव को खत्म, आज पूरा खत्म भी नहीं होगा, आधा सीधा हो जाएगा। तो कल कंप्लीट हम लोग कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के बारे में सीखेंगे और उससे रिलेटेड फिर सीखेंगे कि कैसे फोर्स को कंजर्वेटिव। कल का क्लास इंपॉर्टेंट है, मेन क्लास आपका ये होगा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पे बेस्ड। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। डीपीपी बनाइए, फिर बात करते हैं कल। धन्यवाद।